जैसा कि हम लोग पता है, हम लोग जो फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा गोलीय दर्पण, जिसमें हम लोग जो है चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है 6 न्यूमेरिकल कर लिए थे। ठीक है, हमको जो है आज 7वां न्यूमेरिकल करना है, तो चलिए ध्यान देते हैं 7वें न्यूमेरिकल पे। सातवां न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, सवाल को ध्यान से सुनेंगे। कर रहा है वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज, वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का जो है प्रकाश पुंज है ना। वायु में कितने, वायु में जो है 500 मीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज है। अपवर्तनांक कितना है, 1.5। सवाल को ध्यान से सुनिए। वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 की जो है प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में चाल ज्ञात करनी है, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य। पहला कहा है कांच में, पहला नंबर चाल, दूसरा नंबर कह रहा है आवृत्ति, और तीसरा नंबर क्या कहा है, तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। चाल, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर लेनी है। हमको क्या ज्ञात करना है, चाल, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है जी, चाल, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य। कितनी तरंगदैर्घ्य है, ध्यान रखिए सवाल की 2 पार्ट है। एक वायु में दे दिया है तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तो वायु में जो तरंगदैर्घ्य है लेमडा ए लिख सकते हैं, ए का मतलब है एयर। इसमें दे दिया है 500 नैनोमीटर। ठीक है, कितना दे दिया है, 500 नैनोमीटर। अब हमको पता है 1 नैनो बराबर कितना होगा, 1 नैनो बराबर होता है तुम्हारा, 1 नैनो बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। कितना होता है, 1 नैनो बराबर 10⁻⁹ मीटर। तो लेमडा ए बराबर दे दिया है 500 और गुणे नैनो की जगह करेंगे 10⁻⁹ और मीटर है तो मीटर लिख दिए। ठीक है, और हमको क्या पता है, प्रकाश की चाल निर्वात में पता है, c बराबर कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्या कहा है, अगला कह रहा है कि अपवर्तनांक कितना है, n बराबर दे दिया है, n बराबर दे दिया है अपवर्तनांक 1.5। n बराबर कितना दे दिया है, n बराबर दे दिया है 1.5। पहला नंबर कह रहा है कांच में, है ना, पहला नंबर क्या कहा है, कांच में चाल ज्ञात कर लेनी है। कांच में क्या ज्ञात कर लेनी है, कांच में चाल ज्ञात करनी है, मतलब हमको Vg ज्ञात करना है, किसमें, कांच में। ठीक है, क्या ज्ञात करना है जी, हमको Vg ज्ञात करना है, किसमें, कांच में। ठीक है, अपवर्तनांक कितना दे दिया है, कांच का अपवर्तनांक दे दिया है। ठीक है, 1.5। हमको कांच में चाल ज्ञात कर लेनी है। तो एक सूत्र बताया गया था, क्या सूत्र है, सूत्र है n बराबर c/v, n बराबर c/v। तो n बराबर क्या हो जाएगा, v क्या है, जहां v जो है, ठीक है, v की जगह हम क्या लिखेंगे, जहां v जो है माध्यम में प्रकाश की चाल है। v क्या है, माध्यम में, v जो है हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, v हमारा क्या है, v जो है हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल दे दिया है। ठीक है ना, माध्यम में प्रकाश की क्या दे दिया है, माध्यम में प्रकाश की चाल दे दिया है। ठीक है, तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं, सूत्र यही लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे, n बराबर हो जाएगा c/, कांच में ज्ञात करना था इसलिए Vg लिख दिए, Vg बराबर ज्ञात करना था, Vg बराबर क्या हो जाएगा, Vg बराबर क्या हो जाएगा, Vg बराबर c/n होने वाला है। Vg बराबर कितना हो जाएगा, c/n। c का मान रख देंगे 3 × 10⁸ और n का मान हो जाएगा 1.5। n का मान कितना हो गया, 1.5। ऊपर नीचे से दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30/15। 10 का उड़ा करा के दशमलव हटा दिए, और गुणे 10⁸ है 8, उसको लिख देते हैं, 15 दूनी 30। तो Vg बराबर कितना हो गया, Vg बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हम क्या बोल रहे हैं, देखो ये ऐसे एक कांच था, ठीक है, जिसमें एक प्रकाश किरण आ रही थी। जो प्रकाश किरण आ रही है, जो प्रकाश किरण क्या हो रही है, जो प्रकाश किरण आ रही है वो अभी किस चाल से आ रही है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या थी, 3 × 10⁸। पूछ रहा था इस कांच में, ये क्या है हमारा कांच है, ये क्या है, वायु है। ठीक है, वायु में तरंगदैर्घ्य दे दिया था 500 नैनोमीटर। इस कांच में चाल कितनी थी, अब पूछ रहा था, ये बता दिए कितना आया, 2 × 10⁸ आ गया। अब हमको कांच में जो है क्या ज्ञात करना है, कांच में तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर लेनी है, यानी लेमडा जी ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात कर लेना है, लेमडा जी। और आवृत्ति पूछ ही रहा है, और क्या पूछ रहा है जी, दूसरा नंबर हमसे जो सवाल में कहा था वो पूछ रहा था आवृत्ति। यह बता दिया गया, और ये ध्यान रखने वाली चीज है, क्या, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्या बदल जाएगा, चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी।
ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलेगी, चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाएगी। ठीक है, तो दूसरे माध्यम में क्या नहीं बदलने वाला है, आवृत्ति नहीं बदलने वाला है, लेमडा, ये आवृत्ति को हम यहाँ पे न्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। आवृत्ति को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, न्यू। यन क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यन अपवर्तनांक आ गया है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यन नहीं लिख रहे हैं। अब हमको सूत्र पहले ही बता दिया गया है फर्स्ट पार्ट के लास्ट चैप्टर में। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर सूत्र होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य। आवृत्ति गुणे क्या हो जाएगा, आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगी, कांच में VG मान रहे हैं, आवृत्ति को क्या लिख रहे हैं, न्यू, और तरंगदैर्ध्य हमको क्या करना है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम ध्यान रखिए, कह रहे हैं आवृत्ति नहीं बदल रही है, तो आवृत्ति अभी हमको इसकी तरंगदैर्ध्य कांच की नहीं पता है, तो इसलिए रख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम आवृत्ति तो कहा गया दोनों में समान होगा, दोनों में आवृत्ति क्या होगा, समान होगा, तो हम y वाला ही आवृत्ति निकाल के रख देंगे, क्योंकि दोनों में आवृत्ति समान है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो हम सूत्र क्या लगा सकते हैं, y वाला ही लगा देते हैं। चाल को क्या लिखेंगे c, आवृत्ति को क्या लिखेंगे न्यू, और तरंगदैर्ध्य कितना था, लेमडा a था। तरंगदैर्ध्य कितना है, लेमडा a। क्यों हम आवृत्ति कहेंगे वही कांच में होगी जो y में है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दो चीजें केवल बदल रही हैं, एक तो चाल बदलेगी, दूसरा तरंगदैर्ध्य बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगी। इस बात का क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम सूत्र क्या लगाएंगे, न्यू इंटू लेमडा ए। हमको ज्ञात न्यू करना था, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, c बटे लेमडा ए हो जाएगा। न्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर हो जाएगा हमारा c बटे लेमडा ए। तो c का मान कितना था, 3 गुणे 10 की घात 8 था, और लेमडा ए का मान कितना आया है, लेमडा ए का मान यहां से रखेंगे, कितना था जी, 500 गुणे 10 की घात -9 था, तो उसको लिख लीजिए 500 गुणे 10 की घात -9, मतलब न्यू बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8, और 500 को हम क्या लिखेंगे, 5 गुणे 2 जीरो था, 10 की घात 2 प्लस में आ जाएगी, क्योंकि 2 जीरो है, और 10 की घात 9 पाने से ही माइनस में है, तो क्या आएगा, 3 गुणे 10 की घात 8 आ जाएगा, और बटे हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -9 में से 2 घटाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर 3 बटे 5 गुणे 10 की घात 8 और गुणे 10 की घात -7। माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस कर दिए। ठीक है, न्यू बराबर कितना आएगा, 5 का भाग 3 में दोगे, भाग जाएगी नहीं, दशमलव लगा दिए, 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30 और 8 7 15, तो 0.6 गुणे 10 की घात कितना आ गया, 15। आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, हर्टल। इसको और क्या लिख सकते थे, दशमलव को एक अंक पीछे करेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -1 गुणे 10 की घात 14 हो जाएगा। गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 14 नहीं 15 अभी रहेगा, 15 में से 1 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो न्यू बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात 14, और मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। इस प्रकार हम कहेंगे कि जितनी आवृत्ति जो है न्यू की कहाँ है, वाई में, आवृत्ति कितनी आई है, 6 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज आई है। यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड था। ठीक है, जितनी आवृत्ति यहाँ पे होगी उतनी ही आवृत्ति कहाँ होगी, कांच में। क्यों, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्या नहीं बदलेगा जी, आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्या बदल जाएगी, चाल बदल जाएगी और तरंगदैर्ध्य। तीसरा नंबर हमसे जो पूछा था, यहाँ पे तीसरा नंबर ध्यान दीजिए, हमसे तीसरा नंबर पूछ रहा है कांच में तरंगदैर्ध्य। कांच में क्या ज्ञात करना है, कांच में तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है, मतलब लेमडा जी ज्ञात कर लेना है। ठीक है, लेमडा जी। तो फिर वही सूत्र लगाओगे, चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर हो जाएगा आवृत्ति, और गुणे क्या होगा, आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य होगा। चाल हो जाएगा कांच में Vg, आवृत्ति न्यू नहीं बदलेगा, दोनों माध्यमों में न्यू समान होगा, और गुणे तरंगदैर्ध्य हो जाएगा लेमडा जी। तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा, लेमडा जी। हमको लेमडा जी ही ज्ञात कर लेना है। लेमडा जी बराबर हो जाएगा Vg बटे न्यू। ठीक है, Vg का मान कितना होगा, Vg का मान हम यहाँ पे पता कर चुके हैं, 2 गुणे 10 की घात 8 हो जाएगा, और न्यू का मान कितना आया है, न्यू का मान 6 गुणे 10 की घात 14। 2 से 6 कट जाएगा, आ जाएगा लेमडा जी बराबर 1 बटे 3, और गुणे ये 8 हो जाएगा, 10 की घात 8 14 ऊपर जाएगा, 10 की घात -14 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, लेमडा जी बराबर आया है 1 बटे 3 गुणे 10 की घात 14 में से 8 घटाएंगे -6 हो जाएगा, 3 का भाग 1 में देंगे, भाग जाएगी नहीं, दशमलव लगा दिए, 10 हो जाएगा। 3 त्रिके 9, 3 त्रिके कितना हुआ 9, 1 बच जाएगा फिर 10, यानी 3 3 आते रहेंगे, गुणे 10 की घात
6 लेमडा जी बराबर हो जाएगा, दशमलव को एक अंक पीछे करोगे 3.33, एक अंक पीछे हुआ है 10 की घात -1 गुणे 10 की घात -6, यानी लेमडा जी बराबर हो जाएगा 3.33 गुणे 10 की घात -7 और मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। मतलब इसमें जो तरंगदैर्घ्य आएगी कांच में तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाएगी 3.33 गुणे 10 की घात -7 में मीटर। यही हमसे 3 चीजें पूछी गई थी। कौन से नंबर सवाल में? 7वें नंबर सवाल में। ठीक है, कौन से नंबर सवाल में? ये तो चित्र के माध्यम से समझाना हो गया। ठीक है, 7वें नंबर सवाल में हमसे यही 3 चीजें क्या की गई थी, पूछी गई थी। इस प्रकार ये जो है सवाल हल हो गया। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, यहाँ पे तीसरा और तीसरे का ऊपर वाला भाग यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा 7वां नंबर सवाल हो गया है। इसको सभी लोग कर लेंगे। 8वां नंबर ध्यान देते हैं, मिटाते हैं इसको। चलिए अगला नंबर 8वां नंबर सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल को ध्यान से सुनिए। कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का ज्ञात कीजिए अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए सवाल पे ध्यान दीजिए। कह रहा है वायु के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष है उसको पहले लिखते हैं, ये बता चुके हैं। तो वायु के सापेक्ष ए लिखते हैं। ए का मतलब एयर, एन का मतलब अपवर्तनांक। कह रहा है वायु के सापेक्ष किसका? पहले वायु के सापेक्ष कांच का। कांच का दे दिया है एन जी, जी मतलब ग्लास। तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ग्लास का, एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका? ग्लास का। कितना है? 1.5 है। कितना है? 1.5 क्या 3/2 कहिए। ठीक है, थोड़ा और नीचे से लिख देते हैं। कह रहा है वायु के सापेक्ष जो है कांच का अपवर्तनांक है 3/2 और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है 4/3। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष है उसको पहले करना है, जिसके सापेक्ष है उसको पहले और जिसका है उसको बाद में। तो जल के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका? कांच का। यानी कांच का अपवर्तनांक हमको जल के सापेक्ष ज्ञात करना है। जिसके सापेक्ष है उसको पहले करिए, जिसका है उसको बाद में करिए। तो WNG ज्ञात करना है। तो बताया गया था अगर कहीं 1n2 लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे? n2/n1 लिखेंगे। 1n2 को क्या लिखेंगे जी? n2/n1। तो इसी तरह WNG को क्या लिखेंगे? WNG को लिखेंगे NG/n WA आगे कर लेंगे। ये क्या करेंगे? आगे। तो WNG बराबर क्या हो जाएगा? ANG का मान कितना है? 3/2 और बटे ANW का मान कितना है? 4/3। ये भिन्न को ऊपर ले जाके बदल देंगे तो WNG बराबर कितना हो जाएगा? 3/2 गुणे या भिन्न ऊपर जाएगी बदल जाएगी 3 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो WNG बराबर कितना आ जाएगा? WNG बराबर हो जाएगा 9 और 4 दूनी 8। यही हो जाएगा WNG बराबर आंसर। ठीक है, और एक सूत्र बताए थे अगर कहीं 1n2 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2n1 लिख सकते हैं, या 2n1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1n2 लिखा जा सकता है। इसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का नियम कहते हैं। अगर यहीं पे पूछ लेता कि तुम हमको GNW का मान बताओ, किसका मान बताओ? GNW, तो क्या हो जाएगा? GNW बराबर हो जाएगा 1/WNG। 1/WNG बटे हो जाएगा यहाँ पे 9 है ना ये, तो 1/9/8 हो जाएगा। GNW का मान कितना आ जाएगा जी? 8/9 हो जाएगा। इस प्रकार GNW का मान भी निकल गया। हमसे केवल यहीं तक पूछा गया था। ठीक है, इस प्रकार ये कौन से सवाल का आंसर हो गया? इस प्रकार ये जो है 8वें सवाल का आंसर है। ठीक है, ये ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये सवाल कब पूछा गया था? 2012 में। ये सवाल कब पूछा गया है? 2012 में ये सवाल पूछा गया था। तो ये सवाल हो जाएगा 8वें नंबर सवाल का हल। ठीक है, मिटाते हैं इसको, अगले सवाल पे चलते हैं। लास्ट सवाल है जो इस चैप्टर का। ठीक है, कौन सा सवाल है जी? अंतिम सवाल है इस पार्ट का, इस चैप्टर का। ठीक है, तो कौन सा क्या कहा है? एक सवाल आभासी गहराई का देख लेंगे अगर मिल जाएगा तो। ठीक है,
चलिए सवाल पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः, कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 2.4 है। ठीक है, कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 2.4 है। ज्ञात करना है क्या? कांच, पहला नंबर क्या ज्ञात करना है? कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरा, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और तीसरा कह रहा है परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो सवाल पे ध्यान दो। कह रहा है कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक, किसके जी? कांच के। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक है मतलब Ng। एक आगे कुछ नहीं लिखा है तो ये अपने से बढ़ा देते हैं, मतलब Ng दिया था, ये नहीं है तो ये वायु के सापेक्ष ही होगा। कांच का 1.5 है और वायु के सापेक्ष जो है किसका? हीरे का। हीरे का डी लिखते हैं, डायमंड हो जाएगा। ठीक है, तो डी लिख दिए इसको। AnD बराबर दे दिया है 2.4। 9वें नंबर में जो पहला पूछा है, पहला नंबर पूछ रहा है कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल। ठीक है, कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल मतलब Vg ज्ञात करना है। ठीक है, और हीरे में प्रकाश की चाल मतलब Vd ज्ञात करना है। हमको C बराबर पहले से ही पता होता है। C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हम सूत्र पढ़ चुके हैं, N बराबर C बटे V। N बराबर क्या पढ़े हैं? N बराबर सूत्र पढ़ाया गया है C बटे V। तो हम यहाँ पे Ang बराबर क्या लिखेंगे? C बटे Vg लिखेंगे। Ang बराबर क्या लिखेंगे? C बटे Vg। Vg हमारा क्वेश्चन मार्क है तो Vg बराबर क्या आ जाएगा? Vg बराबर हो जाएगा C बटे Ang, मतलब Vg बराबर हो जाएगा C का मान 3 × 10⁸ और बटे Ang का मान 1.5। Vg बराबर हो जाएगा, दशमलव हटा दो, हो जाएगा 30 बटे 15 और गुणे 10⁸। ऊपर नीचे 10 का गुणा करके दशमलव हटा दिए। 15 दूनी 30, मतलब Vg बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा हमको जो ज्ञात करना था, दूसरा हमको Vd ज्ञात करना है तो यही सूत्र फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। G की जगह D हो जाएगा। Ang बराबर हो जाएगा C बटे Vd। Vd ज्ञात करना है, Vd बराबर हो जाएगा C बटे An D। Vd बराबर क्या हो जाएगा? C बटे An D। Vd बराबर हो जाएगा C का मान 3 × 10⁸ और An D का मान कितना है? An D का मान है 2.4। इस प्रकार Vd का मान आ जाएगा कितना? दशमलव हटाओगे ऊपर नीचे से तो 10 का गुणा होगा, 30 बटे 24 हो जाएगा गुणे 10⁸। 2 से काट देते हैं, 15 दूनी 30 और 12 दूनी 24। ठीक है, Vd बराबर कितना आया? 15 बटे 12 गुणे 10⁸, मतलब Vd बराबर हो जाएगा 3 से काटोगे 5 बटे 4 हो जाएगा। तो क्या आ गया? 5 बटे 4 आ गया है। 5 बटे 4 गुणे 10⁸। Vd बराबर हो जाएगा, 4 का भाग दोगे 5 में तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा। 5 था, 4 घटाए 1 बच गया, कोई संख्या नहीं है तो दशमलव उतार दिए, 10 हो गया। 4 दूनी 8 होगा, मतलब 2 बार करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, दशमलव उतरा है, 0 इसके पास अपने से बढ़ गया। हो गया कितना? 20। 4 बच्चे 20, मतलब 1.25 और गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या मतलब समझ में आया? मतलब जो प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा था, वही प्रकाश जो है कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है। और वही प्रकाश जो है जब हीरे में जा रहा है तो उसकी चाल कितनी हो जा रही है? 1.25 × 10⁸ हो जा रही है। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? सर्वाधिक। ये तो पहले सवाल के आंसर थे। अब हमसे दूसरा सवाल पूछा था। दूसरा सवाल क्या पूछा था जी? दूसरा सवाल कह रहा है हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। किसका? हीरे का। जिसका है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो हीरे का है इसलिए हीरे को बाद में लिखिए। किसके सापेक्ष है? कांच के सापेक्ष है। तो हमको जो है हीरे का जो है ज्ञात करना है, कांच के सापेक्ष ज्ञात करना है। GnD हमको ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात कर लेना है? GnD। तो सूत्र क्या लगाओगे? GnD बराबर हो जाएगा, बताए थे, दूसरा बटे क्या होगा? पहला, मतलब ND बटे Ng। ये अपने से बढ़ा लो अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? GnD बराबर हो जाएगा, Ang का मान है 1.5 और Ang का मान कितना है? Ang का मान 2.4 है।
एन जी का मान कितना है 2.4 और बटे 1.5। ऊपर नीचे से दशमलव हटा देंगे तो हो जाएगा 24/15। कैसे हटाए दशमलव? दशमलव के बाद एक अंक ऊपर भी है और एक अंक नीचे भी है, इसलिए दशमलव क्या हो गया, हट गया। हम 3 से काट सकते हैं, 3 8 24 और 3 बचे 15, मतलब GND बराबर हो जाएगा 8/5। भाग करके देख लो, 5 एक कम 5, 3 बच गया ना, 8 में से 5 घटाए 3 बच गया, दशमलव लगा दिए 30, 5 छक्के 30। मतलब जो हमारा मान आया है GND बराबर कितना होगा, 1.6 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। यही आंसर है सवाल का। ठीक है। तीसरा नंबर हमसे पूछ रहा है परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। हमसे पूछा है क्या, परम अपवर्तनांक। परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? परम अपवर्तनांक वही जो बताए थे, निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही परम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है। तो सूत्र क्या था, n बराबर c/v। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को ही हम परम अपवर्तनांक बोलेंगे। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। बराबर किसके है, n के। n क्या है, अपवर्तनांक। ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, परम अपवर्तनांक बोलते हैं। इस प्रकार जो है मित्तल की जो 9 सवाल थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। हम एक सवाल देख लेते हैं, अगर मिल जाएगा किसका, आभासी गहराई का। ठीक है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। इस सवाल को तब तक उतारिए आप लोग। चलिए एक सवाल हम आभासी गहराई का देख लेते हैं। ठीक है। ये 9वां नंबर सवाल का आंसर था जो हो गया है। ये कब पूछा गया था, 2019 में। ये सवाल कब पूछा गया है, ये सवाल 2019 में पूछा गया था। ठीक है। इसको कर लेंगे जो 2019 में पूछा गया है। हम क्या देखेंगे, एक सवाल देखेंगे जो आभासी गहराई से संबंधित है। ठीक है। पूछा जा सकता है ऐसे सवाल, है ना। तो सवाल को लिख देते हैं। एक कह रहा है एक पात्र में 15 सेमी गहराई तक पानी भरा है। ठीक है। क्वेश्चन हम लिख देते हैं क्योंकि है नहीं। क्या कहा है, एक पात्र में जो है, एक पात्र में 15 सेमी गहराई तक। ठीक है। एक पात्र में 15 सेमी गहराई तक पानी भरा है ना। एक पात्र में 15 सेमी गहराई तक पानी भरा है। पात्र के पेंदे में रखी सुई की गहराई, कह रहा है पात्र के पेंदे में, है ना, पात्र के पेंदे में रखी सुई की गहराई, रखी सुई की गहराई, पात्र के पेंदे में रखी सुई की गहराई 11.28 सेमी प्रतीत होती है। कितनी प्रतीत हो रही है, 11.28 सेमी प्रतीत होती है। ठीक है। 28 सेमी प्रतीत होती है। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसका पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछ लिया है, पानी का क्या ज्ञात कर लेना है, पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल पे ध्यान देते हैं। क्या कहा है, एक पात्र में 15 सेमी गहराई तक, यानी यह वास्तविक गहराई दे दिया है। ठीक है। कौन सी गहराई दे दिया है, वास्तविक गहराई, है ना। तो वास्तविक गहराई दे दिया है। सवाल पे ध्यान दो, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। वास्तविक गहराई कितनी है, वास्तविक गहराई को यदि से प्रदर्शित करते हैं, वह दे दिया है 15 सेमी। ठीक है। 15 सेमी गहराई तक पानी भरा है। पात्र के पेंदे में रखी सुई की गहराई 11.28 सेमी प्रतीत होती है। यह प्रतीत है मतलब आभास है। ठीक है। तो यह कौन सी गहराई हो गई, आभासी गहराई। यह कौन सी गहराई हो गई जी, आभासी गहराई। आभासी गहराई स्मॉल h बराबर दे दिया है 11.28 सेमी। हमसे पूछ रहा है अपवर्तनांक। ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे, अपवर्तनांक n ज्ञात कर लेना है। अपवर्तनांक हमारा क्या है, n क्वेश्चन मार्क है। अपवर्तनांक क्या है जी, n क्वेश्चन मार्क है। तो सूत्र बताए थे क्या, अपवर्तनांक बराबर, है ना, अपवर्तनांक बराबर सूत्र क्या था, वास्तविक गहराई। ठीक है। अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई और बटे क्या था, बटे हो जाएगा आभासी गहराई। ठीक है। वास्तविक गहराई बटे
आभासी गहराई मतलब n बराबर जो सूत्र था, n बराबर क्या सूत्र है, कैपिटल एच बटे स्मॉल एच। तो n बराबर निकालो, कैपिटल एच का मान कितना रखोगे 15 और बटे स्मॉल एच का मान 11.28। ठीक है, 11.28 किससे कर सकते हैं जी, 15 3 से कट जाएगा और इसको देखते हैं 8 2 10 10 1 11 1 12 मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से पहले सरल कर लेते हैं दोनों को, 3 5 15, 3 से इसको काट दो, 3 तरीके 9। ठीक है, कितना बच गया, 2 बच गया 22, 3 7 21, 1 बच गया 18। ठीक है, एक बच गया, कितना हो गया 18। अब क्या हो जाएगा, n बराबर कितना आ गया 5 बटे 3.78। अभी भी 3 से नीचे वाला हल हो जाएगा, ऊपर वाला नहीं होगा। तो दशमलव में हम काट लेते हैं, 3 एक कम 3, कितना बच गया 2, 20 हो जाएगा ना। 5 में से 3 घटाएंगे 2 बच जाएगा 20। ठीक है, 3 छक्के 18, फिर कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा, यानी 6 6 आता रहेगा और बटे 3 से इसको काटेंगे 1.3 दूनी 6, 1 बच जाएगा 18, 3 छक्के 18। ठीक है, फिर 3 से काट सकते हैं, है ना। फिर क्या करेंगे हम, 3 से काट सकते हैं ना जी, इसको एक मान के जोड़ लो, कितना कर सकते हैं 1.67 कर सकते हैं। ठीक है, और बटे 1.26, चाहो तो सीधा दशमलव हटा लो ऊपर नीचे से, ऐसे कर लो 167 बटे 126। ज्यादा छोटा करोगे हमेशा दशमलव आता रहेगा। अब सीधा भाग कर लो। ठीक है, सीधा क्या करोगे, भाग कर दो। तो 167 में एक बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो 126 का एक बार होगा। ठीक है, एक आ जाएगा, घटा लो, 7 में से 6 गए 1, 6 में से 2 गए 4, 41 बच गया, कोई संख्या नहीं, दशमलव लगा दिए 410 हो गया। कितना हो गया 410। अब यहाँ का 2 अंक लो, यहाँ का 2 अंक लो, तो 12 3 36, लगभग 3 बार भाग जाएगी। कितनी बार जाएगी, 3 बार। तो 126 है ना, 126 में 3 का जब गुणा कराओगे, गुणा कराओ, 3 छक्के 18। ठीक है, और 3 दूनी 6 1 7, 3 एक कम 3, तो कितना आ गया 378। घटाओगे 10 में से 8 गए 2, यहाँ हासिल देगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गए 3। ठीक है, 10 में से 7 गए, कितना हो जाएगा 3, और ये तो हासिल दिया था, तो कितना बच जाएगा 32 बच जाएगा। मतलब अब दशमलव लगाओगे तो 320 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 320, यहाँ का 2 अंक, यहाँ का 2 अंक, तो 2 बार भाग जाएगी। 12 दूनी 24, कितनी बार भाग जाएगी 2 बार। गुणा कराओ, 6 दूनी 12 को 2 दूनी 4 1 5 और 2 एक कम 2, 252 आया। घटाओगे 10 में से 2 गए 8, या 1 बचेगा, 11 में से 5 गए 6, 68 आ गया 680। यानी अब भाग जो होगी कितनी बार, 12 25 60, 12 25 60, यानी 5 बार जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया n बराबर 1.325। इसको हम और क्या लिखेंगे 1.33 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा अपवर्तनांक कितना आ गया, इस प्रकार हमारा अपवर्तनांक आ गया 1.33। इस प्रकार जो है हम आभासी गहराई से संबंधित भी एक सवाल कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सभी लोग इस सवाल को कर लेंगे, सवाल लिख दिया गया, उसका आंसर भी है यहाँ पे। आगे जो है कल इसका जो है खत्म हो गया है, अब अगला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जो 12 से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है ना। ये हो गया सवाल, सारे हो गए हमारे। हम अगला चैप्टर कौन सा शुरू करने वाले हैं, ठीक है, 14वां फिजिक्स के पार्ट 2 का दूसरा और पूरे सिलेबस का जो है 14वां चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। तो चलिए चैप्टर का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। चैप्टर का नाम है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे चैप्टर का नाम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का क्या हो गया, ये हमारे चैप्टर का नाम हो जाएगा। सभी लोग चैप्टर का नाम लिखिए। चैप्टर का नाम हो गया प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। पहली हेडिंग क्या लिखोगे, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। हेडिंग बनाओ गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। ठीक है, हेडिंग क्या बनाओगे, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो हेडिंग बनाइए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन और लिखिए इसमें हेडिंग बनाइए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। लिखिए हेडिंग है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। लिखिए वह अपवर्तक पृष्ठ, हेडिंग है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन और उसमें लिखिए वह अपवर्तक पृष्ठ
जो किसी गोले का भाग होता है, वह अपवर्तक पृष्ठ जो किसी गोले का भाग होता है गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। वह अपवर्तक पृष्ठ जो किसी गोले का भाग होता है गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, वह अपवर्तक पृष्ठ जो किसी गोले का भाग होता है गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। हो गया ना? लाइन छोड़िए और नीचे से लिखिए, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। हो गया? यह दो प्रकार का होता है। पहली हेडिंग बनाओ, गोलीय उत्तल पृष्ठ। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ क्या है? वह अपवर्तक पृष्ठ जो किसी गोले का भाग होता है उसे गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहली हेडिंग क्या हो जाएगी? गोलीय उत्तल पृष्ठ। ठीक है, गोलीय उत्तल पृष्ठ। हेडिंग क्या बनाओगे? हेडिंग हो जाएगी गोलीय उत्तल पृष्ठ, है ना? गोलीय उत्तल पृष्ठ। और इसमें लिखिए, देखो, यह आपतित किरण की दिशा में, या ऐसे लिख सकते हो, वह गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जो, देखिए इसमें, वह गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जो आपतित किरण की दिशा में, वह गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जो आपतित किरण की दिशा में उठा या उत्तल होता है, वह गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जो आपतित किरण की दिशा में उठा अथवा उत्तल होता है गोलीय उत्तल पृष्ठ कहलाता है। गोलीय उत्तल पृष्ठ कहलाता है। हो गया? गोलीय उत्तल पृष्ठ कहलाता है। चित्र क्या बनाओगे गोलीय उत्तल पृष्ठ में? तो क्या लिखे? वह अपवर्तक पृष्ठ जो आपतित किरण की दिशा में उठा होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं? गोलीय उत्तल पृष्ठ बोलते हैं। चित्र कैसे बनाओगे? ये हमारा चित्र हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ध्रुव P और यहाँ पे हो जाएगा वक्रता केंद्र C। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यस P यस डैश। ये हो जाएगा प्रथम माध्यम N1। ठीक है, और ये माध्यम हो जाएगा 1। ठीक है, ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? ये हो जाएगा माध्यम 1 और ये हो जाएगा हमारा माध्यम 2। ठीक है, ये माध्यम कौन सा हो जाएगा? 2। सामान्यतः इसको जो है विरल मानते हैं और इसको सघन करते हैं। तो ये हो जाएगा गोलीय उत्तल पृष्ठ। ठीक है, ये कौन सा पृष्ठ हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ। ठीक है, गोलीय उत्तल पृष्ठ। परिभाषा क्या बताए थे? वह अपवर्तक पृष्ठ जो आपतित किरण की दिशा में उठा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गोलीय उत्तल पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, फिर ये तो हो गया। अगली हेडिंग क्या बनाओगी? गोलीय अवतल पृष्ठ हेडिंग बनाओगी। ये तो चित्र बना लेना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हेडिंग क्या होगी हमारी? गोलीय अवतल पृष्ठ हो जाएगा अब हेडिंग। ठीक है, हेडिंग क्या हो जाएगा? गोलीय अवतल पृष्ठ। तो हेडिंग बनाओ सभी लोग, गोलीय अवतल पृष्ठ। गोलीय अवतल पृष्ठ। तो लिखिए, वह अपवर्तक पृष्ठ, वह अपवर्तक पृष्ठ जो आपतित किरण की दिशा में, वह अपवर्तक पृष्ठ जो आपतित किरण की दिशा में दबा हुआ अर्थात अवतल होता है, वह अपवर्तक पृष्ठ जो आपतित किरण की दिशा में दबा हुआ अर्थात अवतल होता है गोलीय अवतल पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाएगा? गोलीय अवतल पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, चित्र क्या बनाओगे इसका? चित्र ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा P हो जाएगा और ये हो जाएगा C। इसको बोलेंगे यस P और यस डैश। ये हो जाएगा माध्यम 1। ठीक है, माध्यम 1 N1 बोलते हैं। और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माध्यम 2 जिसे क्या बोलेंगे? N2। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे? N2। ये कौन सा पृष्ठ है? ये हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ है। ठीक है, परिभाषा क्या है? वो अपवर्तक पृष्ठ जो आपतित किरण की दिशा में जो है दबा हुआ होता है अर्थात अवतल होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं? गोलीय अवतल पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, चित्र बनाओ और फिर हेडिंग लिखो अगला। चित्र बनाइए और अगली हेडिंग लिखिए। हेडिंग लिखिए, दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की। हेडिंग क्या है? दूरियां नापने के लिए। हेडिंग क्या बता रहे हैं? दूरियां नापने के लिए
दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति है, केवल निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। ये हमारा क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा। इसको हेडिंग लिखिए और फिर इसमें लिखिए, हेडिंग बनाओ और इसमें लिखो इसमें प्रकाशिकी में, हम इकाई कौन सी पढ़ रहे हैं, प्रकाश है ना, तो इसका प्रकाशिकी इकाई होगी, ठीक है। तो लिखो प्रकाशिकी में दूरियां मापने के लिए, लिखिए इसमें प्रकाशिकी में दूरियां मापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की, प्रकाशिकी में दूरियां मापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी प्रयोग की जाती है। प्रकाशिकी में दूरियां मापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी प्रयोग की जाती है, जिसके अनुसार उसके बाद डैश करिए, पहला नंबर लिखिए, जिसके अनुसार डैश करिए, पहला नंबर लिखिए लेंस अथवा गोलीय पृष्ठ पर, पहला नंबर लिखिए लेंस अथवा गोलीय पृष्ठ पर किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। लेंस अथवा गोलीय पृष्ठ पर किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। हो गया, लेंस अथवा गोलीय पृष्ठ पर किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दूसरा नंबर समझ में आ रहा है ना, हमेशा किरण किस ओर से डाली जाएगी, हमेशा बाईं ओर से प्रकाश किरण आएगी, ठीक है। दूसरा नंबर लिखिए, लिखो सभी दूरियां लेंस के, दूसरा नंबर लिखिए सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र अथवा, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र अथवा गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र अथवा गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से मापी जाती हैं। हो गया, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र अथवा गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से मापी जाती हैं। ये होता है ध्रुव, सदैव दूरियां इसी से ली जाएंगी, पी से ही सारी दूरी ली जाएगी, ठीक है। तीसरा नंबर लिखिए, तीसरा नंबर लिखिए इसमें, तीसरा नंबर लिखिए, लिखो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ठीक है। तो लिखिए तीसरा, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा इसकी विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां, तथा इसकी विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्या लिखिए, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा इसकी विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ये आपतित किरण की दिशा है ना, आपतित किरण किधर जा रही है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जा रही है, यानी इस तरफ जितनी भी दूरी होगी सब धनात्मक होगी, और आपतित किरण की ये विपरीत दिशा हो जाएगी। आपतित किरण जा इधर से रही है, अगर विपरीत होगा तो इधर से आएगी, मतलब इस तरफ सारी दूरी कैसी होने वाली है, इस तरफ सारी दूरी जो है ऋणात्मक होने वाली है। सारी दूरियां कैसी हो जाएंगी जी, सारी दूरियां जो है ऋणात्मक हो जाएंगी, ठीक है। यही तीसरा नंबर कथन, ठीक है। चौथा नंबर लिखिए, चौथा नंबर लिखिए इसमें, लिखिए चौथा नंबर, लिखो वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई, चौथा नंबर लिखिए वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। ये हमारा कौन सा अक्ष है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, तो इसके ऊपर जितनी भी दूरी क्या हो जाएगी, होगी धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखे,
वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, चिन्ह परिपाटी, है ना। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, कल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है इस चैप्टर से, ठीक है, वो हम सिद्ध करने वाले हैं। कौन सा, गोलीय अवतल और उत्तल पृष्ठ के लिए जो प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, कौन सा फार्मूला, n/v-1/u बराबर n-1/r। कल हम इस फार्मूले का क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, ये 12 में हर साल किसी न किसी सेट में अवश्य आने वाला है, 2-3 सेटों में जरूर आ जाएगा। ठीक है, गोलीय उत्तल या अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो हम कल सिद्ध करेंगे, काफी बड़ा भी है ये। ठीक है, तो कल हम इसका क्या करेंगे, देखेंगे, चिन्ह परिपाटी पढ़ के आइए। ठीक है, बाकी जो है पढ़ते रहिए।